हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमल और अभी हम बात करेंगे केवीएस के संदर्भ में साक्षात्कार की रूपरेखा क्या हो सकती है, किस तरह से साक्षात्कार आपका चल रहा है और पीआरटी का जो साक्षात्कार होगा आगे भविष्य में उसके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। और साथ में हम बात करेंगे अभी जो हाल फिलहाल में आपका जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें बोर्ड किस तरह के प्रश्न छात्रों से कर रहे हैं, क्या प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश है और जो अब तक का रुझान है उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे कि किस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को जानना चाहिए और कैसे इंटरव्यू की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम संपूर्ण चर्चा आप लोग के सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो है आपको लाइब्रेरियन का भी साक्षात्कार होना है, तो जिन लोगों का लाइब्रेरियन का साक्षात्कार है वो लोग भी अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, क्योंकि इंटरव्यू का अंक काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आप लोग इंटरव्यू की ऑफलाइन कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जुड़कर प्रशिक्षण जरूर ले लें। जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके साथ समस्या क्रिएट हो रही है। और सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू जो है ऑफलाइन का चाहिए, ठीक है। तो जो लोग हैं कैसे एंट्री करना है, कैसे आपको बैठना है, आई कांटेक्ट कैसे रहना चाहिए, हर एक मापदंड पे आपको जो है कि चेक किया जाता है कि आप में एक शिक्षक का गुण है या नहीं, या फिर जिस पद के लिए आप जाना चाहते हैं उस पद के लिए आपके अंदर उतनी एबिलिटी है या नहीं जिस पद पर आपको भविष्य में जाना है। तो देखिए दोस्तों, केवीएस का जब इंटरव्यू चल रहा है तो इस संदर्भ में जो अभी तक का जो रुझान है उसको हम प्रश्नों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें क्या क्या मापदंड है उसे अब जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आपको केवीएस कैसी संगठन है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि केवीएस के संदर्भ में आपको जानकारी पूछी जा रही है। अब इसमें से आपको व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब व्यक्तिगत प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इसके संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं कहाँ से किया, 12 कहाँ से किए, आपने स्नातक कहाँ से किया, लाइब्रेरियन आपने किया है तो कहाँ से लाइब्रेरियन का कोर्स आपने किया है। इस संदर्भ में आपको जानकारी, उस संस्था के नाम भी पूछे जा रहे हैं, आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया है इसके संदर्भ में भी जानकारी पूछा जा रहा है। तो ये सभी व्यक्तिगत जो प्रश्न हैं इसको आप लोग अच्छे ढंग से तैयार करें। फिर दूसरा जो स्तर है वो है आपको जिला का, फिर है राज्य का। तो इसके संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपको जब डिस्ट्रिक्ट से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके जिले के संदर्भ में किन किन चीज के लिए आपका जिला जाना जाता है, मतलब विशेष महत्व किस क्षेत्र में है जिले का। सभी लोग तैयार भी करते जाइए, विशेष महत्व किस जिले का किस क्षेत्र में है। जिला है आपका, मान लेते हैं आपका जिला नालंदा, तो नालंदा जिले का ऐतिहासिक महत्व क्या है, नालंदा जिला में पर्यटक की क्या क्या संभावना है, नालंदा जिला में एग्रीकल्चर के क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है। नालंदा जिला कितने जिलों की सीमा को टच करता है, नालंदा जिला किस प्रमंडल का भाग है। तो ये सभी क्वेश्चन, और उसमें भी अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसका निर्माण किसने करवाया, तो समग्र जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस पे आप लोग काम कीजिएगा। राज्य के संदर्भ में जैसे बिहार, तो बिहार के संदर्भ में खास करके देखिए इसमें एक चीज और है, लिटरेसी रेट पर जरूर फोकस कीजिएगा। साक्षरता दर भी पूछा जाता है, ठीक है, साक्षरता दर
पूछा जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग अच्छे ढंग से तैयार कीजिए चीज़ों को। राज्य के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, उसमें जो प्रश्न है वो आपको, जैसे आप बिहार से हैं, जो लोग यहाँ के हैं, तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार में बताइए मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मतलब उनको समझ है कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से हर एक चीज़ों पर उनकी पैनी नज़र है कि नहीं, क्योंकि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए। राज्यपाल के नाम बहुत सारे लोगों से पूछा गया है, तो ये सभी आप लोग तैयार कर लें अच्छे ढंग से। बिहार के 4 प्रतीक का नाम बताइए। बिहार के एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आपको बिहार में जो स्कूल है उसकी दयनीय जो हालात है, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप मानते हैं कि बिहार जो है एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं? तो इसमें कैसे आप चीज़ों को बचा के आप चल सकते हैं, कैसे आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं? आप केवीएस में कि क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, केवीएस में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, केवीएस एक ऐसा संगठन है जिसका एक प्रतिष्ठा है राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय आप बोलिएगा कि केवीएस में का अपना एक सम्मान है, और यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इसलिए मैं केवीएस में जुड़ना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा उत्तर नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। केवीएस के बाद जो टीचर के लिए तैयारी कर रहे छात्र हैं, उनमें समस्या यही है कि कभी कभी वो ज़्यादा बोल देते हैं। जो क्वेश्चन हो उतना ही जवाब आपको देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार में जो राजनीतिक क्वेश्चन भी हो सकता है, बाबा बागेश्वर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाबा बागेश्वर जी जो बिहार आगमन किए हैं, तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है लोगों से। तो बाबा बागेश्वर जी को बिहार आने से रोका जाना चाहिए था कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो आप बोलिएगा कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए। क्या बागेश्वर जी के प्रति आपकी आस्था है या नहीं? तो आप व्यक्तिगत बता सकते हैं कि सर मैं अभी चूँकि पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए इन गतिविधियों में अभी मैं के संदर्भ में मुझे विशेष जानकारी नहीं, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप जवाब दें, ठीक है। करेंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फिर आपको जो सवाल है वो स्नातक से ही पूछा जाता है। बहुत सारे लोग जो आपका स्नातक का विषय है उसके संदर्भ में प्रश्न, तो ये सभी को भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर करेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मणिपुर का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा गया है कि मणिपुर में जो विवाद है वो किस कारण है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए। एक शिक्षक बनना है आपको, शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन हैं, जागरूक नागरिक हैं, केवीएस में जा रहे हैं, तो आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर मणिपुर की घटनाक्रम को देखें तो वहाँ पर मणिपुर का अगर आकृति आप देखिएगा तो वहाँ पर मणिपुर की आकृति क्या है, पहाड़ी नुमा, और इसमें से जो 90% जो एरिया है वो पहाड़ी है, 10% एरिया जो है वो मैदान है, और यहाँ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। और इनका जो विधानसभा की जो 60 सीट है उसमें से 40 सीट पर अधिकार है इनका, और ये हिंदू और किस समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय, और पहाड़ी जो लोग हैं वो एसटी हैं, जिनकी टोटल आबादी की टोटल कितनी हिस्सेदारी है सीट में, 20 सीट। तो जब मैतेई समुदाय के लोगों को हाई कोर्ट ने कहा कि एसटी के रूप में माना जा सकता है, तो अन्य जो एसटी समुदाय हैं वहाँ के, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, और यही वहाँ के हिंसा का कारण है। तो ये आपको जवाब देना है। और जो 20 सीट जो है विधानसभा का वहाँ पे, उसमें से 10 जो है वो की बन जाए, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए, तो विवाद और क्या हुआ, गहरा गया।
होनी चाहिए। कैरेंट के और भी मुद्दे हैं। कर्नाटका में आपको चुनाव हुआ तो कांग्रेस वहाँ कितनी सीटें जीती, इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने इजी में आप नहीं लीजिए इंटरव्यू को कि आपको अपने विषय से ही सिर्फ सवाल पूछा जाए। एक समान नागरिक होने बहुत सारे लोगों से तो सवाल ही नहीं पूछा जाता। आज भी फीडबैक लिए तो विषय से सवाल नहीं, जनरल क्वेश्चन कैरेंट का पूछ ले रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक आप तैयार होकर नहीं जाइएगा तब तक आपको समस्या क्रिएट होगी। और निश्चित रूप से ऑफलाइन इंटरव्यू में आप लोग जुड़ेंगे तभी ही हर एक बारीकियों को समझ पाएंगे। और 60 नंबर में अगर आप 45 से लेकर 55 अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सफलता की प्रत्याशा क्या होगी? काफ़ी बढ़ जाएगी। कर्नाटक का प्रकरण अगर आप देखिएगा तो कर्नाटक चुनाव जो है कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। ठीक है, तो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीटें जीती है? 135। और यहाँ विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 224। उसमें से 135 सीट कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी 66 सीटें जीती। ठीक है, और वहाँ का एक क्षेत्रीय पार्टी है जेडीएस जो कि जीता है 19 सीट। अब यहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो कई निष्कर्ष को जन्म दे रहा है। एक तो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि क्या जो विपक्षी एकता की बात थी वो विपक्षी एकता क्या मजबूत होगी और जो वर्तमान सरकार है उसको चुनौती देने में सफल होगी? इस तरह के प्रश्न। क्या कारण है कि कर्नाटका में जो है कि वहाँ पे कांग्रेस जीत में सफल हुई? वहाँ 2-3 फैक्टर हैं जिनको आपको जानना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर ये है कि वहाँ पर 200 जो सीट है कर्नाटका में, 200 सीट नहीं, ठीक, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देना और बात किया काम में। फिर उसके बाद क्या वादे थे? सिलेंडर जो है कि आपको गैस सिलेंडर जो है उसमें जो है कमी करने का, रेट में कमी करने का। फिर क्या था? जो आपको पेंशन दिया जाता है वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का। अब देखिए ये जो है ना स्थिति, इसके कारण जो है 200 यूनिट फ्री आम जनता को प्रभावित करेगा, सिलेंडर मुफ्त आम जनता को प्रभावित करेगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकारी नौकरी जो करने वाला वर्ग है उसके परिवार को टारगेट किया गया, सरकारी कर्मचारी। और इसी का सम्मिलित परिणाम हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे वापसी। एक फैक्टर ये महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावे भी अन्य फैक्टर हैं। अन्य फैक्टर क्या है? अगर आप देखिएगा तो वहाँ महंगाई क्या थी? चरम लेवल पूरे देश में भी है। महंगाई का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, सीक्वेंस में बोलना। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, फिर तीसरा मुद्दा जो है वो क्या है? भ्रष्टाचार। और इन सभी मुद्दा पर प्रतिक्रिया देने में बीजेपी क्या हुई? असफल हुई। और संभवतः इन्हीं कारणों से वहां पर क्या हुआ है? कांग्रेस की जीत। तो कांग्रेस की जीत के क्या कारण रहे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करें? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें न्यूट्रल आपको जवाब देना है कि प्रधानमंत्री का जो चयन होता है वो आम जनता के द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, जिस राजनीतिक पार्टी के ज़्यादा सदस्य जीतेंगे उनमें से तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे व्यवस्थित जवाब दीजिए ये आपको मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी की एक यात्रा कर्नाटक चुनाव के दौरान चर्चा का विषय रही है और वो है आपको भारत जोड़ो यात्रा।
ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो नामाकरण है, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न उठा है कि क्या भारत टूटा हुआ है जिसको जोड़ने की परिकल्पना राहुल गांधी ने की। ऐसा तो है नहीं कि भारत टुकड़ों में अभी विभक्त, लेकिन एक आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ रखा कि भारत में कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक भावना को जन्म बीजेपी दे रही है। हिंदू मुस्लिम अलगाववादी जो है कि गुणों का विकास किया जा रहा है, तो सब में प्रेम की भावना को विकसित करना ही भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये उत्तर आपका नहीं होना चाहिए, ये आपके सिलेक्शन के लिए घातक हो सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा कैसी यात्रा है, तो आपको क्या जवाब देना है? भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है जो एक पार्टी विशेष की निजी यात्रा है। इस तरह से आपको जवाब देना है। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी कह रहा हूं कि इंटरव्यू को हल्के में ना लें केबीएस के लिए, ठीक है। और ऑफलाइन इंटरव्यू से जरूर जुड़िए, मेहनत कीजिएगा। 2-3 बार अगर आप इंटरव्यू दीजिएगा तो बेहतर अंक मिलने की पूर्ण संभावना है। और जब इंटरव्यू का वेटेज जब 30% है तो आपको सफलता में इंटरव्यू क्या है, निर्णायक रोल प्ले। तो जिन लोगों को जुड़ना है रैंकर्स व्यू से, वो जल्द एडमिशन लें, अपना ऑफलाइन मॉक दें। हम लोग का प्रयास है कि बिहार से केबीएस में अधिक से अधिक सफल बच्चे हों, और इसके लिए रैंकर्स व्यू समर्पित संस्थान है इंटरव्यू के लिए, जिसने पहले भी बीपीएससी के क्षेत्र में या फिर ईएसआई के क्षेत्र में, आपको लॉ के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में अपनी पहचान को बनाई है। तो आप लोग हम लोगों से जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे, या फिर कॉल कर सकते हैं 8709537366 पे। तो जिन लोगों को भविष्य में अभी हाल फिलहाल में केबीएस का इंटरव्यू देना है, चाहे आपको लाइब्रेरियन का इंटरव्यू देना हो या पीआरटी का इंटरव्यू देना हो, आप इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए रैंकर्स व्यू से जरूर जुड़ें। और एक बात और, जो लोग डेमो, देखिए डेमो के लिए आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ एक माहौल भी है, डेमो के लिए बोर्ड भी है बगल में जिसपे आप डेमो दे सकते हैं। आप लोग आपस में डेमो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ना है वो लोग जुड़ें, जल्द जुड़ें, क्योंकि इंटरव्यू का जो महत्व है वो काफ़ी निर्णायक है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।